वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अनदर पेपर। आज का पेपर जो है हमारे पास है प्रोबेबिलिटी पेपर नंबर 5, फरवरी एंड मार्च 2024, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 hour 15 minutes है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन है कि अ बैग कंटेन्स 9 marbles एंड 3 red marbles। 9 blue है, 3 reds हैं। वन इज चूजन एट द रैंडम। इफ दिस मार्बल इज ब्लू सो इट इज रिप्लेस्ड बैक, और अगर इफ दिस मार्बल इज रेड इट इज नॉट रिटर्न। ऑलराइट। A second marble chosen at the random. Find the probability that both marbles are chosen are red. यानी कि फर्स्ट भी रेड हो, सेकंड भी रेड हो। इसका काम करते हैं हम लोग, इसका एक ट्री बना लेते हैं। पहले वो हमारे पास रेड, ये हमारे पास है ब्लू। टोटल मार्बल्स हमारे पास है 9 + 3 12। तो यानी कि रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/12 और ब्लू की हमारे पास है 9/12। नेक्स्ट टाइम जब से रेड पिक कर ली होगी तो एक लेस हो गई होगी, तो आउट ऑफ 11 होगा इस बार। तो 2/11 एंड 9/11। अब क्योंकि उसने ब्लू सेलेक्ट करी है तो वहां पे उसने रख दिया रिटर्न बैक टू द बैग। तो ये हो गया हमारे पास 3/12, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये भी हो गया 9/12। अब ये कह रहा है कि हमें दोनों ही रेड चाहिए। ये हो गया हमारे पास 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/11। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 1 सा, ये 6 सा, ये 1 सा, ये 2 सा। फाइनली इसका आंसर हो गया हमारे पास 1/22। 1/22। ठीक है। पार्ट बी। Find the probability that the first marble is chosen is blue, given that the second marble is chosen is red. Alright? यानी कि प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें कि फर्स्ट मार्बल जो था वो हमारे पास ब्लू था और सेकंड मार्बल हमारे पास रेड था। इसका मतलब क्या हुआ हम सबको पता है, क्योंकि गिवन दैट का क्वेश्चन है कि इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, वो चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन ब्लू एंड रेड दोनों आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। और ब्लू और रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही प्रोबेबिलिटी है कि पहले ब्लू पे जाएगा फिर वो रेड पे जाएगा। तो 9/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये मेरे पास आ गई ब्लू एंड रेड की कॉमन, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कि रेड ही आए। रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो रेड एंड रेड हो जाए या तो ब्लू एंड रेड हो जाए। तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/11, रेड रेड प्लस ब्लू एंड रेड। 9/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12। जिसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट का आंसर आ गया 3/16 डिवाइडेड बाय 1/22। ऊपर ही सॉल्व किया था इसका क्वेश्चन, प्लस 3/16। कैलकुलेटर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 33/41। 33/41 इसका आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या? सैम इज अ मेंबर ऑफ अ सॉकर क्लब। शी इज प्रैक्टिसिंग स्कोरिंग गोल। द प्रोबेबिलिटी दैट सैम विल स्कोर a goal on any attempt is 0.7 independently of all others. Sam makes 10 attempts of scoring a goal. Find the probability that Sam will score goal fewer than 8 attempts. अब इसका मतलब क्या हो गया fewer than 8 attempts का? कि x is less than 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 and 7। लेकिन 8 नहीं आएगा क्योंकि x is less than 8। तो रिमेनिंग 10 से कितने बाकी हैं? 8 9 एंड 10। तो हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके 1 से माइनस कर देंगे। 1 से माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इंस्टेड ऑफ फाउंडिंग 0 से लेकर 7 तक सबका इंडिविजुअल, हम सिंपली 8 9 और 10 कैलकुलेट करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 0 से लेकर 7 तक के आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की स्कोर करेगी यानी कि पी, वो हमारे पास है 0.7। प्रोबेबिलिटी की वो स्कोर नहीं करेगी, उसका फेलियर 1 - पी, जो कि हमारे पास होता है 0.3। और टोटल अटेम्प्ट ही उसके पास 10 है और ये इंडिपेंडेंटली भी है। तो हमें अब पता है कि यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल लग रहा है, विच इज एनसीआर। एनसीआर इंटू पी इंटू क्यू। क्यू जो हमारे पास होता है n - r और p होता है r। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हो गया 10c8 इंटू पी विच इज 0.7 इंटू क्यू जो कि हो गया हमारे पास 0.3। यहाँ पे n - r हो गया 2, यहाँ पे आ गया r विच इज 8। 10c9 जो कि आ गया 0.7 इंटू 0.3 जो कि हो गया हमारे पास 1 जो कि हो गया 9। लास्ट में 10c10 जो कि आ गया 0.7 0.3, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 10। फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है हमारे पास आ रहा है 0.2335। सेकंड का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.1211।
और लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 0.0282। अब हम सबको कंबाइनली प्लस करेंगे, तो लेट जस्ट ऐड देम। 0.2335 प्लस 0.1211 प्लस 0.0282, जैसा कलेक्टिवली आंसर हमारे पास आ रहा है 0.3828। ठीक है, अब ये कि आंसर इसका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि 8 9 10 कि वो 8 से ज्यादा स्कोर करेगा, हमें उससे लेस की चाहिए। तो इसको सिंपली हम फाइनली माइनस कर देंगे 1 से। 1 माइनस 0.3828 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.617। ये है प्रोबेबिलिटी कि वो स्कोर करेगी लेस देन 8। पार्ट बी, पार्ट बी क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी सैम फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट विल बी बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट, यानी कि पांचवें अटेम्प्ट से, फिफ्थ अटेम्प्ट से पहले ही उसको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मिल जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? फॉर एग्जाम्पल ये सैम है, क्या पता उसको पहले में ही सक्सेस मिल जाए। ठीक है, एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये है कि वो पहले में लूज करे, सेकंड में सक्सेस मिल जाए। हो सकता है वो सेकंड में लूज करे, थर्ड पे सक्सेस मिल जाए। हो सकता है कि थर्ड में लूज करे और फोर्थ में सक्सेस मिल जाए। बट विल आई मूव फर्दर देन फोर? नो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट, पांचवें अटेम्प्ट से पहले की बात हो रही है, फिफ्थ अटेम्प्ट से पहले की बात हो रही है। वी विल नॉट काउंट फिफ्थ ओवर हियर, सिर्फ फोर्थ तक ही जाएंगे। ठीक है, अब हमें इन सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि सक्सेस जो था वो 0.7 था और फेलियर जो था हमारे पास 0.3। तो प्रोबेबिलिटी कि उसको पहले अटेम्प्ट में मिल जाए विच इज 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी उसको सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल मिली, तो यानी कि पहले वो लूज हुआ 0.3, फिर वो सक्सेस मिल गई 0.7 प्लस थर्ड टाइम में, पहली बार उसने लूज किया 0.3, सेकंड टाइम उसने लूज किया 0.3, थर्ड टाइम उसको सक्सेस मिल गई विच इज 0.7। देन अगेन फर्स्ट टाइम उसने लूज किया 0.3, सेकंड टाइम उसने लूज किया 0.3, थर्ड टाइम उसने लूज किया 0.3 और फोर्थ टाइम उसे सक्सेस मिल गई। सही है, इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.9919। ठीक है, अगर हम मार्किंग स्कीम में देखोगे तो मार्किंग स्कीम में उन्होंने ये चीज लिखी हुई है। अब 0.7 है प्लस 0.3 इंटू 0.7, यहाँ तक तो ठीक होगा, प्लस 0.3। अब ये देखो 0.3 कितनी टाइम है? दो बार है, टू टाइम्स है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इंटू 0.7 प्लस, अब यहाँ पे इन्होंने 0.3 थ्री टाइम है, तो 0.3 को हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया और देन 0.7, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, ओके। पार्ट सी, पार्ट सी कह रहा है वी इज अ मेंबर ऑफ अ सेम सॉकर क्लब, ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग स्कोरिंग गोल्स, the probability that the V will score goal on any attempt is 0.6 independently of all other attempts, independent भी है। V is going to make attempts until he scored 3 goals, जब तक वो 3 goals स्कोर नहीं करता अटेम्प्ट करता चले जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज थर्ड गोल ऑन हिज सेवेंथ अटेम्प्ट, जो सेवेंथ अटेम्प्ट होगा उस पर उसका थर्ड गोल होगा। अच्छा पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि उसका स्कोर करेगा वो कितना है? 0.6। तो उसका फेलियर क्या होगा कि वो अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो होगा हमारे पास 0.4। टोटल हमारे पास हो गया 3, यानी कि 3 स्कोर गोल करने हैं। अब कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट इज थर्ड गोल ऑन इज सेवेंथ अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल ये उसका फर्स्ट गोल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, ये जो टोटल 7 अटेम्प्ट है उसके पास। हमें ये बात पता है कि 7 अटेम्प्ट पे गोल होगा ही होगा, राइट? यानी कि यहाँ पे 0.6 होना ही होना है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 6, बाकी जो 6 बचे हैं पीछे, बाकी जो 6 बचे हैं उसमें वो कहाँ स्कोर करेगा। तो हमारे पास टोटल कितने हुए? हमारे पास टोटल कितने टाइम्स है? 6। हमें देखना है वो 6 में कहाँ से स्कोर करेगा। तो हमें कितने रिक्वायर्ड है? 2। इंडिपेंडेंटली भी है तो बाइनोमियल लग रहा है। 6C2, सक्सेस कितनी है? 0.6, फेलियर कितना है? 0.4, n माइनस आर विच इज 4, यहाँ पे आ गया 2। ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आएगी कि वो बाकी 6 अटेम्प्ट में कहाँ पे अपने 2 स्कोर्स कर रहा है। टोटल उसे 3 स्कोर्स करने हैं, एक अटेम्प्ट उसका बुक हो गया कि 7 पे ही होगा, रिमेनिंग 2 है, और वो 2 कहाँ करेगा बाकी 6 में से, हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मल्टीप्लाई बाय 0.6। अब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है 0.6 से, जो कि 7 अटेम्प्ट है। इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.318824
मल्टीप्लाई बाय 0.6। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये आई है कि 6 अटेम्प्ट पे कहीं भी स्कोर कर देगा, और ये जो 0.6 प्रोबेबिलिटी है ये है हमारे पास 7 अटेम्प्ट की, कि 7 पे होगा ही होगा, जो कि क्वेश्चन में था कि भाई 7 पे होना ही होना है। तो बाकी 2 रैंडम थे, 7 हमें पता था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फाइनली आंसर आ गया 0.082944। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हमारे पास हिस्टोग्राम था तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया थोड़ा बहुत, सिर्फ उसकी ड्राइंग सॉल्व कर दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय 150 स्टूडेंट्स। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 150। टू कंप्लीट द पजल आर इन समराइज इन अ टेबल। उनका हमें टेबल दिया हुआ है, टाइम टेकन ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रही। अब टाइम टेकन उस समय रेंज में दिया हुआ है 0 से लेके 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 35 तक, एंड सो ऑन टिल 70। और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एफ डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ऐसा ही है, हमने इसमें ये किया है कि फ्रीक्वेंसी एरी क्लास हमने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट लेके 0 से लेके 20 तक क्लास विड्थ क्या होगी? 20 होगी। 20 से लेके 30 तक क्लास विड्थ क्या होगी? 10 होगी। मतलब कि इसके बीच में कितने नंबर्स, इसकी विड्थ क्या है, तो इसकी बात कर रहा है। 50 से लेके 70 तक 20 आ गया, हमने यहाँ पे क्लास विड्थ फाइंड आउट कर ली। ऑलराइट, देन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे क्लास विड्थ से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाई 20, आंसर 0.4 आ गया। 23 डिवाइडेड बाई 10, आंसर 2.3 आ गया, एंड सो ऑन। एकदम हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई, हम लोग ने इसको कंस्ट्रक्ट भी कर लिया। लेफ्ट पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई, नंबर्स दिख रही है। बॉटम में हमारे पास टाइम टेकन आ गया, यानी जो हमें रेंज दी हुई थी 0 से लेके 20 तक, एंड सो ऑन। इसको हमें ड्रॉ कर लिया। वी कैन सी ओवर हियर 0 से लेके 20 तक हमारे पास 0.4 पर है, 2 एंड 4। 20 से 30 तक हमारे पास 2.3 है, यहाँ से 2.3 यहाँ पे है, एंड सो ऑन। ये ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, 50 से लेके 70 तक 0.6, तो 50 से लेके 70 तक हमारे पास 0.6 तक की वैल्यूज आ गई। ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया हिस्टोग्राम। मूविंग ऑन, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर मीन टाइम फॉर दी स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द पजल, यानी कि मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीन का फॉर्मूला हमारे पास है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन टोटल नंबर्स। तुम्हें ये पता है कि हमें यहाँ पे रेंज में गिवन है, हाउ डू वी नो रेंज कैसे कैलकुलेट करें? 0 से लेके 20 तक जो टाइम था उसमें 8 स्टूडेंट से कवर किया है। हमें तो नहीं पता, क्या पता कुछ एक बच्चा हो जिससे 20 पे किया हो, बाकी बच्चों ने 10 पे कर लिया, राइट। तो हम इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग लेते हैं मिड पॉइंट। हम लोग 0 से लेकर 20 तक का मिड पॉइंट लेंगे, जो कि होता है 10। 20 से लेकर 30 तक आएगा मिड पॉइंट, जो कि हो गया 25, एंड सो ऑन। हम हर एक का मिड पॉइंट लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। हो सकता है सारे ही बच्चों ने 20 मिनट पे खत्म किया और एक बच्चे ने 1 पे कराओ, 1 मिनट में खत्म। तो इसलिए हमें रेंज दे दिया इन्होंने हमें, ठीक है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए विल यूज मिड पॉइंट। इन सबके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट है 10, देन है हमारे पास 25, देन है हमारे पास 32.5, देन है हमारे पास 37.5, 45 एंड 60। सिंपली इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। सो हो गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 8, ये फर्स्ट आ गया, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 23, प्लस 32.5 मल्टीप्लाई बाय 35, सेकेंड थर्ड आ गया, प्लस 37.5 मल्टीप्लाई बाय 52, प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 20, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, यहां से हमारे पास एक आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां से सम तो आ गया, टोटल कितना हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था, जो कहता है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 150, सही है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 150, जिसको डिवाइड कर लोगे यहां से हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 35.73, ये आ गया हमारे पास मीन, ठीक है। पार्ट सी, इन विच क्लास इंटरवल डज द लोअर क्वार्टाइल ऑफ द टाइम लाइज। हमें पता है जो लोअर क्वार्टाइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1/4। एक हमारे पास होता है इंटर क्वार्टाइल जो कि सेंटर में होता है, उससे आगे की बात करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आगे वाला सेट है उसका सेंटर होगा हमारे पास अपर क्वार्टाइल,
और पीछे वाले सेट का मिडिल होगा हमारे पास लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, यानी कि 1/4 की बात कर रहा है ये, 1/4 सेट की। टोटल स्टूडेंट वहां पर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पर? टोटल स्टूडेंट 150 है, यानी 150 का हमें क्या चाहिए? 1/4। अगर मैं 150 का 1/4 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 37.5। अब मुझे ये बात पता है 37.5 कहाँ लाया करता है। अगर मैं इस चार्ट को समझने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को ये बात पता है कि यहाँ तक मेरे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, राइट, फर्स्ट बॉक्स तक। सेकंड बॉक्स तक 23 और ऐड हो गए, तो यहाँ तक मेरे पास कितने टोटल कितने हो गए मेरे पास फर्स्ट 2 बॉक्सेस में? मेरे पास हो गए 31। यहाँ तक 31 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ तक मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए? 31 + 35 विच इज 66। यानी कि यहाँ तक मेरे पास 66 स्टूडेंट्स हो गए। मेरा 37.5 कहाँ लाया कर रहा है? 37.5 इससे आगे है 30 से, और इसके बीच में है, राइट। यहाँ तो मेरे पास कितना था? 31। यहाँ मेरे पास 66 हो गए, तो इसके बीच में हुआ, राइट। तो ये कौन से इसमें लाइक किया? ये लाइक किया है 30 एंड 35 के बीच में। भाई अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करें तो हमें बात पता है, यहाँ तक मेरे पास थे 8 स्टूडेंट्स, यहाँ तक 23 स्टूडेंट्स, टोटल मिला के ये कितने हो गए मेरे पास? ये हो गए मेरे पास 31। अब यहाँ पे मेरे पास 35 और थे, यहाँ से जब मैं ऐड करूंगा तो 66 हो गए। मेरा किसके बीच में आया? ये इसके अंदर आया। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा टाइम फ्रेम है? वो 30 से 35, 30x <35। ये मेरे पास इस टाइम इंटरवल पर है। ऑलराइट, moving on, question number 4. A company sell a small and a large bag of rice. The mass of the small bag are normally distributed with the mean 1.20 and standard deviation 0.16 kg in a random sample of 500 of small bags of rice. How many would you expect to have greater than 1.26 kg? और हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन पे हमसे उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, प्रोबेबिलिटी क्या है, हमसे पूछा कितने बैग्स हैं 500 में से जो ग्रेटर होंगे उनका मास 1.26 केजी से, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स पता करना है उसे। उसको फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बैग्स से, तो हमें आंसर मिल जाएगा इतने नंबर ऑफ बैग्स हैं जो ग्रेटर है। क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट का हमारे पास नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमारे पास x क्या है? 1.26, क्योंकि इसको इससे ग्रेटर चाहिए, माइनस हमारे पास मीन है 1.20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 0.16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375। अब ये हमारे पास आई है उसकी z वैल्यू। अगर हम इसको ड्रॉ करूं अगर मैं, तो मुझे पता है जो मेरा मीन है वो सेंटर में होगा। इस सेंटर में हमारे पास मीन आ गया 1.20। 1.26 इससे ग्रेटर है, कहीं इधर होगा 1.26। ऑलराइट, और मुझे इसके आगे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ जी वैल्यू की, तो मुझे 1.26 यहां तक का मिलेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू ओवर हेयर। इसकी किलो की प्रोबेबिलिटी होगी, सही है, यहां तक की मिलेगी। अगर मैं उसको 1 से माइनस कर दूंगा तभी तो मैं आगे जा पाऊंगा, तभी तो मुझे आगे की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो लेट्स फाइंड आउट। सो हमारे पास जो जी वैल्यू आई है 0.375 की, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? लेट्स ओपन द टेबल। 0.3 तो ये रहा, और हमारे पास 3757 7 इधर है, यानी कि ये रहा नंबर, और 5 हमारे पास ये रहा। लेट्स ऐड दैम, 0.644319। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0.6462। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.6462 लेफ्ट से राइट तक की, यहां तक की प्रोबेबिलिटी 0.6462। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके आगे वाले पार्ट में, तो इसका सिंबल क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0.6462। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.354। अब ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है ग्रेटर देन 1.26। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 नंबर, जो नंबर ऑफ बैग जो हमारे पास थे, मल्टीप्लाई बाय 0.354। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 117, यानी कि 500 में से 117 नंबर ऑफ बैग्स है ग्रेटर देन, जिनका मास जो है ग्रेटर देन 1.26 है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा था मास ऑफ द लार्ज बैग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 2.5 kg। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अननोन दिया हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी बताई है कि 20% ऑफ दिस बैग ऑफ अ लार्ज बैग्स राइस है मास लेस देन 2.40। उसका जो मास है लेस है 2.40। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो मीन है वो बीच में होगा, ये मेरे पास मीन आ गया,
जो कि है 2.50, और मुझे कह रहा है कि 20% ऑफ जो बैग्स जो है वो लेस देन 2.40, 2.40 2.5 से पीछे होगा, लेस है ना, क्योंकि तो कहीं इधर होगा, ऐसा ही है 2.40। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी 20% है। तुम्हें ये बात पता है कि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होता है, जो वैल्यू लेफ्ट पर है वही एग्जैक्ट वैल्यू आपका राइट पे भी होगी। यहाँ पे अगर नेगेटिव में, वहां पॉजिटिव में है। हमें जो जी वैल्यूज दी हुई है वो पॉजिटिव में दी हुई है, तो हम लोग नेगेटिव में काम नहीं कर सकते, तो इसको फ्लिप करेंगे पॉजिटिव साइड में। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, मुझे बात पता है कि 2.40 इधर भी एग्जिस्ट करता होगा, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20%। ऐसा ही है, सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू जी वैल्यू आती है हमारे पास, राइट। एक्स हमारे पास है 2.40 माइनस 2.50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, मुझे 0.20 का जी वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पे। तो लेट्स फाइंड आउट 0.20 की जी वैल्यू। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 0.20 नहीं है, यहाँ मेरे पास स्टार्ट ही मेरे पास 0.50 पे आ रहा है, राइट। अब तुम्हें बात पता है कि मैंने अपने ग्राफ को फ्लिप किया था, तुम्हें वैल्यूज मिलती है लेफ्ट टू राइट। तो अगर यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 20% है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा ग्राफ कितना है, 80% है। तो यहाँ पे उसको चेंज करेंगे, 80 लिखेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ को अपने फ्लिप किया हुआ है। 80% को क्या बोलेंगे, 0.80। हम इसको फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0.80 हमारे पास कहीं देखो इधर है, हम सिलेक्ट करेंगे दिस नंबर 0.80 माइनस 0.7995, रिमेनिंग कितना है हमें वो कैलकुलेट करना है, 0.0005। यानी कि हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ से 5 देखो, यहाँ पे 5 ये रहा। तो मेरे पास इसका जी वैल्यू क्या बन रही है, 0.842, 0.842 चेज मेरे पास जी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के बजाय जी वैल्यू लिखूंगा। ये हो गया मेरे पास 2.40 माइनस 2.50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 0.84। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 0.1188। अब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे था डेटा, तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, राइट। 20% जो है लेफ्ट साइड पे था ना, तो इसलिए हमारे पास सेंडिप्शन नेगेटिव आया होना है। इसको हम चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, जो कि होगा 0.118। ठीक है। पार्ट सी, a random sample of 80 large bags is chosen. A suitable approximation to find the probability fewer than 22 of these large bags of rice have mass less than 2.40. अब तक हमें जितनी कहानी बताई गई थी, ऊपर सारा मेन और स्टैंडर्ड वो सब था हमारे स्मॉल बैग्स के लिए, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो। ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं लार्ज बैग्स के बारे में। हमें ना लार्ज बैग का मीन पता है, ना हमें वेरिएंस पता है, तो हमें फाइंड करना होगा। हमें बस एक चीज पता है कि 20% जो थे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 20% थे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0.2 थी। सो फॉर द मीन हमारा फॉर्मूला होता है एनपी। तो यहाँ पे कितना एन है, वो 80 है, और प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.2। इसका इसका आंसर आ रहा है 16। ठीक है। वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है एन पी एन क्यू, विच इज 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय, और सक्सेस क्या होगी 0.8, क्योंकि फिर ये होता है हमारे पास 1 माइनस सक्सेस, तो 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 12.8। ठीक है। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 22। अब क्योंकि लेस देन 22 की बात कर रहा है, तो इसको पहले हम एक्स इज लेस देन इक्वल टू पे ले आते हैं, विच इज 21.5, ताकि उसकी रेंज में तो आए। पहले प्रॉब्लम हमारे पास था एक्स माइनस यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें ऊपर वेरिएंस दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट वेरिएंस किया था, यानी कि हमें अंडर रूट करना होगा। ये हो गया हमारे पास 21.5 माइनस 16 अपॉन अंडर रूट 12.8। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.537। ये हमारे पास क्या है, जी वैल्यू है। जी वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1.537, 1.5 ये रहा, 3 हमारे पास ये रहा, और 7 हमारे पास ये रहा। इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हमारे पास 0.9370 प्लस 8, 0.9370
9378। इसका आंसर क्या आ गया? 0.9378। अभी जो प्रोबेबिलिटी आई है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है? कि प्रोबेबिलिटी कि फ्यूअर देन 22 है ऑफ द राइस जिनका मास 2.40 से लेस है। ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। Anil is taking part in the tournament. In each game in his tournament, players are awarded 2 points for a win, 1 point for the draw, or 0 point for a loss. For Anil game, the probability that he will score a win, a draw, and a lose are 0.5, 3, and 2. The result game are independent of each other. Very good. तो रैंडम वेरिएबल एक्स है जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बता रहा है और अनिल के फर्स्ट 3 गेम्स में। ठीक है। शो दैट द एक्स इज इक्वल टू 2 इज 0.114। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स से बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, यानी उसने 2 पॉइंट स्कोर करें। हमें प्रूव करना है टोटल वो 3 गेम्स खेल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 2 पॉइंट स्कोर करें? हो सकता है कि भाई वो दोनों पहला गेम जीत जाए, विन हो गया, 2 पॉइंट स्कोर होगा, और फिर उसने लॉस कर दिया, ये हो गया खत्म। एक और वहां पर कंडीशन भी है कि या तो वो पहला गेम जो है ड्रॉ करे, फिर ड्रॉ करे, और फिर वो लॉस हो जाए, यानी कि लॉस पे एल आएगा, लॉस हो ले। ठीक है। तो अब 2 कंडीशंस बननी है। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की, विन विन एंड लूज। तो विन की क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास? विन की हमारे पास थी 0.5 मल्टीप्लाई बाय, लॉस की हमारे पास 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है। और हो सकता है कि भाई वो पहले लॉस करे फिर विन करे फिर लॉस करे, तो होता है कि वो पहले लॉस करे फिर लॉस करे फिर विन करे। जहाँ पे इतनी पावर मल्टीपल कॉम्बिनेशन है तो हम क्या करेंगे, फिर फैक्टोरियल लगेगा। इसे हमारे पास हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल WLNL, और ऐसे क्योंकि 2 कॉमन थे तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया, प्लस। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की। पहले क्या प्रोबेबिलिटी को पहले ड्रॉ करें, वो है हमारे पास 0.3, 1 पॉइंट स्कोर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.3, सेकंड भी ड्रॉ हो गया, मल्टीप्लाई बाय लॉस जो कि है 0.2। अब हो सकता है कि भाई वो पहले ड्रॉ करे फिर लूज करे फिर ड्रॉ करे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास 1, 2 एंड 3, ये हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कॉमन वहां पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल। लेट्स जस्ट कैलकुलेट। लेफ्ट पे हमारे पास आ रहा है आंसर 0.06 प्लस 0.054। ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.114। तो ये है उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो 0.2 स्कोर करेगा। प्रूव हो गया। ठीक है। लेट्स जस्ट कंप्लीट द टेबल। पार्ट बी। अपने पास थोड़ा सा चार्ट बनाया था कि वो बार बार देखना ना पड़े। अगर वो विन करेगा तो उसकी थी हमारे पास 0.5, अगर वो ड्रॉ करेगा तो था हमारे पास 0.3, अगर लॉस होगा तो 0.2। ठीक है। क्या कंडीशन कि उसको 0 पॉइंट मिलेंगे, ऑल 3 और लॉसेस, एक भी पॉइंट उससे विन नहीं करा। विन करने पे 3 थे, ड्रॉ करने पे 1 था, लॉस करने पे 0 थे। ऐसा ही है। विन करने पे 2 पॉइंट्स है, माय बैड, विन करने पे 2 पॉइंट्स है। ठीक है। तो क्या कंडीशन को 0 पॉइंट्स मिले हो, तीनों ही लॉस करे हो, तो 0.2, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 0.008। एक्स इज इक्वल टू 1। क्या उसने 1 ही पॉइंट स्कोर करा हो? 1 की क्या कंडीशन है? कि उसने पहले ड्रॉ किया हो फिर लॉस किया हो। सिर्फ ड्रॉ करने में तो मिल रहा है क्योंकि, तो ड्रॉ की क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास? थी 0.3 मल्टीप्लाई बाय लॉस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0.036। अच्छा, क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ऊपर भी तो तीनों कॉमन थे, तो अगर हम ऊपर कॉमन लोगे 3 फैक्टोरियल, तो तीनों फैक्टोरियल थे, आंसर इसका 1 है, तो इसलिए हमने इसको यूज नहीं करा था। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.036। 2, 3, 4 का गिवन है, एक्स इक्वल टू 5। सो एक्स इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? कि उसने 5 पॉइंट स्कोर करें, या तो उसने विन किया हो और एक ड्रॉ किया हो। विन विन ड्रॉ। विन के हमारे पास थे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय ड्रॉ विच इज 0.3। ठीक है, यही है। अब इस पे लगा दो फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हमने इसकी सारी कॉम्बिनेशन से बता दी। सो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.225। यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।
ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, हमें अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला था var इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स माइनस मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था, ई एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स, और इसको हमें करना है स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें ऑफ कोर्स पहले मीन फाइंड आउट करना होगा, राइट। ये हमारे पास मीन है, मीन को स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कि हमें सबको सम करना है, प्रोबेबिलिटी और उसके नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास था 0 × 0.008, ये पहला था, प्लस 0.036 × 1। जल्दी इसको फिल कर लेता हूं। ठीक है, जिसको हम सम कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9। तो 3 हमारे पास मीन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास मीन जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब बात है वेरिएंस की। वेरिएंस का मतलब क्या है, मैं देखो क्या बनाया हुआ है मैंने, इस पे एक्स का स्क्वायर बनाया हुआ है, यानी कि हमें उसका जो एक्स है उसको स्क्वायर करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और द वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0² × 0.008 प्लस ब्रैकेट में आ गया 1² × 0.036 प्लस ब्रैकेट में आ गया 2² × 0.114। जल्दी इसको पूरा फिल कर लेते हैं। डन। अच्छा, इसको यानी कि इसको पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले हम, अगर मैं इसकी बात करूं 20 वाले की, 2² × 0.114, पहले 2² को 2² करना है यानी कि 4, फिर उससे मल्टीप्लाई करना। बॉड मास का रूल याद है ना। तो पहले हमारी प्रायोरिटी किसकी है, पहले हमारी प्रायोरिटी हमारे पास पावर की है, फिर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की है। तो पहले उससे पावर करना, फिर उससे मल्टीप्लाई करना। या तो सबको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो वेरिएंस का हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास वेरिएंस का जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 17.04। ठीक है, अब तुम्हें पार्ट 1 भी पता है, तुम्हें पार्ट 2 भी पता है, तो फाइनली इसको फिल करते हैं। 17.04 माइनस 3.9, और इसका क्या था, स्क्वायर था। इसकी कैलकुलेट करोगे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1.83। डन, यहाँ पास आ गया है वेरिएंस। Moving on, question number 6. A new village social club has 10 members, whom 6 are men and 4 are women. The club committee will consist of 5 members. In how many ways community of a 5 members be chosen, it must include 2 men and at least 1 woman. इसका मतलब है हमारे पास टोटल 5 प्लेसेस हैं। ठीक है, उन 5 में से इसने बता दिया है कि जो हमारे पास एटलीस्ट 2 मैन तो कंपलसरी है ही है, यानी कि ये हमारे पास मैन है, ये हमारे पास मैन है, और एक वुमेन होना जरूरी है। बाकी दो कोई भी हो। टोटल की बात हो, टोटल हमारे पास 6 मैन है और 4 वुमेन है। एक कंडीशन ये है कि बाकी दोनों मैन फिल हो जाए, एक कंडीशन ये है कि हमारे पास दोनों ही वुमेन फिल हो जाए, एक कंडीशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे मैन आ जाए, यहाँ पे वुमेन आ जाए। अब इसी कंडीशन को हमें फिल करना है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों ही मैन हो। तो कितने कितने टोटल मैन हो गए, 1 2 3 4। तो 6 में से कोई भी 4 सिलेक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, और कितनी वुमेन है, ओनली 1 वुमेन। तो 4C1, 4 में से कोई एक सिलेक्ट हो गई, इसका आंसर आ जाएगा नंबर 2। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट देम, क्या आंसर आ रहे हैं उनके। यहाँ पे आप आंसर्स आ गए हैं 60 20 120 एंड 60। एड ऑल ऑफ देम, तब आंसर आ रहा है 240। तो यहाँ पर कितने वेज है, 240 वेज हैं। क्योंकि वेज का सवाल था तो हमें पता था कि किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। पार्ट बी, the 10 members of clubs stand in a line for the photograph. In how many different arrangements are there for 10 members if all men stand together and all women stand together? भाई सारे मैन एक साथ खड़े हो जाएं और सारे वुमेन एक साथ खड़ी हो जाएं। तो यहाँ पर कितने मैन थे, हमारे पास मैन थे 6। यहाँ पे कितने वुमेन थे, हमारे पास 4। 4 वुमेन है, 6 मैन है। कितने मैन है, 6। 6 आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। अभी बंदा यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा हुआ है, ए उठ के यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे आके सी बैठ गया। आपस में इंटरनल शिफ्टिंग चल सकती है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल। ठीक है, वुमेन्स का भी यही है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। आपस में शिफ्ट कर सकती हैं। अब ये भी हो सकता है कि वुमेन पहले यहाँ बैठ जाए, 6 वाले मेन यहाँ बैठ जाए।
या 6 वाले यहाँ बैठ जाए, मूवमेंट वाले वहां बैठ जाए। सिर्फ दो कंडीशंस बन रही है। ये भी हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 34560। ऑलराइट, पार्ट सी के अंदर हमारे पास है फॉर अ सेकंड फोटोग्राफ द मेंबर्स स्टैंड इन 2 rows, 6 on the back row and 4 on the front row. Ollie and his sister Petra are the two members of the club. How many different arrangements are there of a 10 members in which Ollie and Petra stand next to each other in a front row? ठीक है, यानी कि हमारे पास एक बैक रो है जिसमें से 6 लोग जो पीछे खड़े होंगे, और हमारे पास एक फ्रंट रो है जिसमें 4 लोग खड़े होंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि मेंबर्स की बात करी जा रही है तो डजेंट मैटर कि कौन मैन है कौन वुमेन है, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स की बात करी जा रही है। तो एक ऑली है और एक पेट्रा है, इन दोनों को साथ ही स्टैंड होना है, राइट। और भी फ्रंट रो में, फ्रंट रो में कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास के साथ खड़े हो सकता है कि वो एक ये है कि दोनों लेफ्ट साइड पर हो साथ, और दो राइट साइड पे एम्प्टी हो सकता है कि वो दोनों बीच में हो, ओपी, एक राइट पे खाली है एक लेफ्ट पे खाली है, और हो सकता है हमारे पास एक राइट पे फुल हो और एक लेफ्ट पे हमारे पास खाली है। तो कितनी चीजें हो गई हमारे पास, 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय, और क्योंकि इंटरनल डिफरेंशिएशन है, या तो पेट्रा जो है राइट पे बैठे ऑली उसकी लेफ्ट पे बैठे, या शायद ऑली लेफ्ट पे बैठे पेट्रा राइट पे बैठे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और बाकी कितने रह गए, अगर 2 बुक्ड हो गए बाकी हमारे पास रह गए 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। इस सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां से हमारे पास आंसर आएगा 241920। सही है, यहाँ पे हमारे पास पेपर फिनिश हो गया।